दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइन सुनी होगी, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। या फिर ये जिंदगी की हंसी राहों में काफिले लौट भी जाते हैं। ये सारे गाने अब कागज़ के फूल, प्यासा, CID जैसी फिल्में बॉलीवुड को देने वाले गुरुदत्त साहब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। गुरुदत्त जी जो थे वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। उन्होंने 1950 में और 1960वें के मतलब यानी कि 50वें और 60वें के दशक में कई नायाब फिल्में बनाई, जिन्हें एक तरह से हिंदी सिनेमा का धरोहर भी कहा जा सकता है, जैसे साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद। गुरुदत्त साहब का वास्तविक नाम वो था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 में बंगलौर में हुआ था, लेकिन उन्हें जो बंगाल की सभ्यता संस्कृति है वो इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उन्होंने अपना नाम बदल के गुरुदत्त रख लिया था। विशेष रूप से प्यासा और कागज़ के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में सम्मिलित किया गया है और 68,000 आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा गुरुदत्त खुद भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों की सूची में शामिल है, जबकि उन्होंने सिर्फ 6 फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसमें एक फिल्म फ्लॉप रही थी। उन्हें भारत का आर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया। गुरुदत्त 50 के दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में रिलीज़ करने के लिए उन्हें आज भी सराहा जाता है। गुरुदत्त साहब ने हमेशा वक्त से आगे क्या सोचा और काम भी वक्त से आगे ही किया। यह और बात है कि व्यक्तिगत जीवन में वो वक्त से बहुत पीछे रह गए। 2002 में साइट के क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स के पोल में गुरुदत्त की 2 फिल्मों प्यासा और कागज़ के फूल को सर्वकालिक 160 महानतम फिल्मों में शामिल किया गया। दोस्तों, कागज़ के फूल से आपको बता दें कि इसके निर्माता थे शैलेंद्र, और ये मूवी थी मतलब इसका जिस मूवी की स्टोरी थी ये थी बिहार के पूर्णिया ज़िले, जहाँ से लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, वहीं से राइटर हैं, हम सभी जानते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये स्टोरी उनकी थी और फिर उसके बाद में ये मूवी बनती है, लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो जाती है और इसका सदमा इतना ज़्यादा प्रोड्यूसर को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इसी फिल्म के बाद से गुरुदत्त साहब ने भी डायरेक्शन से अपना संन्यास ले लिया। उन्होंने फिर कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करी। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर वो काम करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करी। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया करते थे। फिर उन्होंने वहाँ इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप कामयाब होंगे या फिर नाकामयाब, इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं होता है। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली,
वो अभिनय के साथ साथ निर्देशक विश्राम बेडेकर के सहायक का काम भी देखते थे। यह अनुबंध 1947 में खत्म हो गया। उसके बाद उनकी मां ने बाबूराव, जो प्रभात फिल्म कंपनी और स्टूडियो के CEO थे, के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में फिर से नौकरी दिलवा दी। वह नौकरी भी छूट गई। लगभग 10 महीने तक गुरुदेव दत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा, बम्बई, उस टाइम पे मुंबई बम्बई हुआ करता था, बम्बई में अपने परिवार के साथ रहे। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की क्षमता विकसित की और इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया नामक एक स्थानीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथाएँ लिखने लगे। उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने लगभग आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से यह पटकथा कसमकस नाम से लिखी गई थी, क्योंकि वो उनका मतलब उनकी ही बायोग्राफी थी। लेकिन जब उन्होंने उस पर फिल्म बनाई तो उसका नाम प्यासा रख दिया। यही वह समय था जब गुरुदत्त ने 2 बार शादी भी की। पहली विजया नाम की लड़की से, जिससे वह पूना में मिले थे, लेकिन जब वो लड़की वापस पूना लौट गई तो फिर उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर अपने ही किसी रिश्ते में, मतलब भांजी लगती थी उनकी, सुमंडा नाम था, हैदराबाद की रहने वाली थी, उससे उन्होंने शादी करी थी। गुरुदत्त जब प्रभात फिल्म के साथ काम कर रहे थे तो वहीं उनकी मुलाकात देवानंद और रहमान से हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। आगे चलकर ये दोनों ही अच्छे सितारों के रूप में मशहूर हुए। उन दोनों की दोस्ती ने गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने में काफ़ी मदद की। देवानंद ने उन्हें अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया। बात दरअसल ये थी कि जब इन लोगों में दोस्ती हुई तो इन लोगों में एक कमिटमेंट हुआ था। देवानंद का कहने कहा था कि वो भी लेजेंडरी एक्टर हैं, आप सबको पता होगा, गाइड जैसी मूवी में उन्होंने काम करा है। उनका कहना था कि अगर गुरुदत्त किसी फिल्म का डायरेक्शन करते हैं तो वो एक बार उन्हें ज़रूर लेंगे अपनी फिल्म में। और देवानंद के लिए गुरुदत्त जी ने कहा था कि अगर वो फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर बनते हैं तो डायरेक्टर का काम उन्हें देंगे। देवानंद ने अपना प्रॉमिस पूरा करा। जब उन्होंने अपना बैनर नवकेतन बनाया तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म गुरुदत्त द्वारा निर्देशित करवाया। फिल्म का नाम था बाजी, यह 1951 में, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। लेकिन उसके बाद बतौर निर्देशक उनकी 5 फिल्में आईं गुरुदत्त साहब की, जो काफ़ी उत्कृष्ट थी और कामयाब भी, जो कि जैसे 1952 में जाल, जिसके लेखक भी गुरुदत्त ही थे। वो मल्टी टैलेंटेड स्टार थे, मतलब प्रोड्यूसर भी, ये कामयाब प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, एक कामयाब राइटर भी थे। 1953 में बाज आई थी, 1955 में मिस्टर एंड मिसेस, 1957 में प्यासा, जिसकी पृष्ठभूमि उन्होंने खुद लिखी थी कसमकस नाम से। 1959 में कागज़ के फूल। फिर उसके बाद बतौर अभिनेता उनकी फिल्में आई। 1946 हम एक हैं, 1955 मिस्टर एंड मिसेस, 1957 प्यासा, 1959 कागज़ के फूल, 1960 काला बाजार, 1960 चौदहवीं का चांद, जिसका ये सॉन्ग चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। 1962 साहब बीबी और गुलाम, 1962 में साहब बीबी और गुलाम आई थी, 1963 में आई थी भरोसा, 1964 में सुहागन। कागज़ के फूल उस टाइम तो अब फ्लॉप हो गई थी, लेकिन बाद में उसने कई आयाम लिखे सफलता के। लेकिन तब तक शैलेश जी को हार्ट अटैक आ चुका था और इन्होंने निर्देशन से संन्यास ले लिया था। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त पेडर रोड बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। वो वहाँ अकेले रहते थे।
मृत्यु का कारण अधिक मात्रा में शराब और उसके बाद अधिक मात्रा में स्लीपिंग पिल यानी कि इनकी गोलियां लेने की वजह से बताई गई। उनके बेटे ने भी ये बात मानी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। और उनके बड़े भाई ने भी बताया कि गुरुदत्त काफ़ी शराब पीने लगा था और वो नींद की गोलियां भी लेता था। और इसके पहले भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। जो प्रोफेशनल लाइफ में इतनी अच्छी फिल्में दे रहा था, वो इंसान असल लाइफ में बहुत ही अकेला था। बात ये हुई थी कि उस समय की एक गायिका थी और वो आशा भोसले जो सिंगर है, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी गीता। उनसे उन्होंने शादी करी थी। गीता दत्त गुरुदत्त की वाइफ थी। तो फिर उनकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी कि वहीदा रहमान की एंट्री होती है। ये उन्हें ब्रेक देते हैं अपनी फिल्म में और फिर इनका अफेयर वहीदा रहमान से हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्तों में मतलब इनका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ जो थी, उसमें दरार पड़ती है और गीता दत्त अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगती है। उसके बाद कुछ दिन तक तो गुरुदत्त वहीदा रहमान के साथ रहे, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हुआ। फिर गुरुदत्त को उस बात का एहसास हुआ कि हाँ, उन्होंने गलत किया और वो ये चाहते थे कि गीता दत्त वापस आ जाए। और इसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे और नींद की गोलियाँ भी लेने लगे थे। फिर जिस रात उनकी मौत हुई, उस दिन शाम में उनका जो आखिरी कॉल था, वो उन्होंने अपनी बीवी के मतलब अपनी पत्नी गीता दत्त की तलाक उन लोग के बीच में नहीं हुआ था, सिर्फ वो लोग अलग रह रहे थे। आशा भोसले के पास कॉल किया था क्योंकि उसके पहले उन्हें इस बात का इंतज़ार था। उन्हें लग रहा था कि उनकी वाइफ ज़रूर आएंगी अपने बच्चों के साथ उनसे मिलवाने, लेकिन वो वापस नहीं आएंगी उन्हें मिलवाने। तो उन्होंने आशा भोसले के पास कॉल किया और पूछा कि क्या गीता तुम्हारे साथ है? तो आशा भोसले जी ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे साथ नहीं है। उसी रात इनकी मौत होती है। सुबह में ये अपने बेडरूम में मृत पाए जाते हैं। प्यासा फिल्म जैसी फिल्में देने वाला, उसकी पटकथा लिखने वाला अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए प्यासा ही रहा और प्यासे ही उसने अपनी जान भी दे दी। उन्होंने इसके पहले भी 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। प्यासा की ही लाइन है कि ये कूचे ये गलियां ये नीलाम घर दिलकशी के, ये कूचे ये गलियां ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। और इस तरह एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, जो कि सब कुछ था, उनका निधन हुआ और बहुत ही कम उम्र में 48 ईयर्स के थे वो जब। परंतु उनके प्रशंसकों को इस बात का भरोसा ही नहीं हुआ। और ये सही है कि गुरुदत्त जी ने आज जो हमारी बॉलीवुड की फिल्में फॉरेन कंट्रीज़ में रिलीज़ होती हैं, इसकी शुरुआत गुरुदत्त जी ने ही करी थी। हमेशा उन्होंने वक्त से आगे का ही सोचा और वैसा ही किया, लेकिन सिर्फ पर्सनल लाइफ में वो वक्त से बहुत पीछे रह गए या फिर उलझ के रह गए और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जान दे के चुकाई। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।